तो आज हम चैप्टर करेंगे अकाउंटिंग फॉर अमलगामेशन, एकीकरण हेतु लेखांकन। तो अमलगामेशन के लिए जब हमने न्यूमेरिकल करना है तो न्यूमेरिकल करने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि इसके लिए जर्नल एंट्रीज कौन कौन सी की जाती हैं। अमलगामेशन में क्या होगा, दो कंपनियां होंगी, दोनों कंपनियां क्या करेंगी, आपस में मिल जाएंगी, एकीकरण करेंगी और एक नई कंपनी का निर्माण करेंगी। कई बार ऐसे भी हो जाता है कि दूसरी कंपनी जो है पहली कंपनी का बिजनेस जो है उसको टेक ओवर कर ले। ठीक है, यानी कि पहली कंपनी क्या करती है या दूसरी कंपनी क्या करती है, या फिर हम ऐसे मान लें कि एक कंपनी दूसरी कंपनी का बिजनेस जो है उसको परचेज कर लेती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एब्सॉर्प्शन ऑफ कंपनी। तो अमलगामेशन में क्या होता है, दो कंपनियां मिलकर एक नई कंपनी का निर्माण करती हैं। और एब्सॉर्प्शन में क्या होता है कि पहले से विद्यमान कंपनी जो है किसी दूसरी कंपनी को परचेज कर लेती है। तो इसके लिए जो जर्नल एंट्रीज की जाएंगी वो किस तरह से की जाएंगी। पहला है हमारे पास अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी बीइंग अमलगामेटेड। जिस कंपनी को अमलगामेट किया जा रहा है, ठीक है, जिसका एकीकरण किया जा रहा है, उसकी बुक्स में एंट्री क्या क्या की जाएंगी, या ऐसे बोल सकते हैं हम जो ट्रांसफ़र कंपनी है, ठीक है, जिसका बिजनेस जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है दूसरी कंपनी में, तो उसकी किताबों में क्या क्या एंट्रीज की जाएंगी। पहली होगी फॉर ट्रांसफरिंग एसेट्स टेकन ओवर बाय द एक्वायरर कंपनी। जब एसेट्स ट्रांसफ़र करनी है, संपत्तियों का हस्तांतरण किया जाएगा, तो उसमें एंट्री की जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ठीक है, तो ये जो एसेट्स आपने लिखनी है वो क्या करनी है, इंडिविजुअली लिखनी है, हर एक एसेट का आपने नाम लिखना है। जैसे टू प्लांट एंड मशीनरी, टू लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, तो इस तरह से जितनी भी एसेट्स होंगी, संपत्तियां होंगी, उनका आपने नाम लिखना है और उनका जो एंट्री आप करोगे वो बुक वैल्यू में करोगे। ठीक है, ये याद करना है, इसकी एंट्री जो है वो बुक वैल्यू में की जाएंगी। जितने रुपए की वो एसेट्स खरीदी गई हैं उस खरीदे गए मूल्य में नहीं की जाएगी, बल्कि बुक वैल्यू में की जाएंगी। ठीक है, परचेज प्राइस में उसको नहीं करना है हमने, या जिसको हम बोल रहे हैं सेलिंग प्राइस में नहीं करना है, इसको बुक वैल्यू जो होगी उसमें हमने उसको लिखना है। दूसरी एंट्री होगी हमारे पास फॉर ट्रांसफरिंग लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय द एक्वायरर कंपनी। तो अब लाइबिलिटी जो है उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो उसके लिए भी एंट्री उसी तरह से आएंगी, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। लाइबिलिटीज भी आपने क्या करना है, इंडिविजुअली लिखनी है, ठीक है, और बुक वैल्यू में लिखनी है। और दूसरा, ये जो लाइबिलिटीज़ लिखनी है, तो लाइबिलिटीज़ कौन सी होंगी, ये वो होंगी जो आउटसाइडर के लिए होंगी। ठीक है, जो शेयर होल्डर फंड्स में आती हैं उनको आप नहीं लिखोगे, जो आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ होंगी सिर्फ उनको लिखना है। फिर उसके बाद है फॉर परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, जो क्रय मूल्य लगाया जाएगा, ठीक है, या क्रय प्रतिफल होगा, उसके लिए एंट्री की जाएगी एक्वायरर कंपनीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, जो परचेज प्राइस होगा उसके साथ इसको करना है हमने। फिर उसके बाद है फॉर रिसीविंग परचेज कंसिडरेशन। अब ये जो क्रय मूल्य है या क्रय प्रतिफल है, जब वो प्राप्त हो जाएगा तो उसके लिए एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट शेयर्स इन एक्वायरर कंपनी अकाउंट डेबिट टू एक्वायरर कंपनीज अकाउंट। अब ये ज़रूरी नहीं है कि बैंक भी हो, यानी कि कैश भी रिसीव हो या कैश एट बैंक जो है वो रिसीव हो, ऐसा नहीं है, सिर्फ शेयर्स भी हो सकते हैं। अगर सिर्फ शेयर्स रिसीव हुए हैं तो सिर्फ शेयर की एंट्री करनी है। अगर दोनों तरह से पेमेंट रिसीव हुई है, ठीक है, परचेज कंसिडरेशन जो है वो कैश में और शेयर्स दोनों रूप में प्राप्त हुआ है, तो दोनों को आपने लिखना है। इसके बाद है फॉर एसेट्स सोल्ड बाय द कंपनी विच आर नॉट टेकन बाय द एक्वायरर कंपनी। वो वाली संपत्तियां जिनको अब बेचा जा रहा है, जो उनको एक्वायरर कंपनी ने खरीदा नहीं था। ठीक है, जो एसेट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं की गई थी एक्वायरर कंपनी के नाम पे, अब उनको बेचा जाएगा, तो बेचने के लिए जो एंट्री होगी वो क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट तभी होगा अगर संपत्तियों को बेचने में कोई नुकसान होगा तब, नहीं तो इसकी एंट्री नहीं होगी। टू एसेट्स अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, और अगर एसेट बेचने में प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट की एंट्री आपने करनी है। ठीक है, अगर लॉस होगा तो लॉस के लिए आपने रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करना है। अगर लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ है, तो आपने करना है टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है,
इसके नेक्स्ट है फॉर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। अब इसका समापन हो रहा है तो समापन का जो व्यय है उसके खर्च के लिए जो एंट्री है वो किस तरह से की जाएगी, वो होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर इफ़ मेट बाय एक्वायरर कंपनी, अगर एक्वायरर कंपनी ने लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस बोर्न किए हैं, सहन किया, उनको उनका वहन किया है, तो उसके लिए किसी प्रकार की कोई प्रविष्टि नहीं की जाएगी। इसके नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास फॉर लाइबिलिटीज पेड विच आर नॉट टेकन ओवर बाय द एक्वायरर कंपनी। अगर एक्वायरर कंपनी ने कोई लाइबिलिटी जो है उनको टेक ओवर नहीं किया है, जब उनका पेमेंट की जाएगी तो उनकी पेमेंट के लिए जो एंट्री की जाएगी वो होगी लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अगर एक्सेस पेमेंट की गई है तो, पर एक्सेस पेमेंट कभी भी नहीं की जाती है। इस तरह का जो एंट्री है एक्सेस पेमेंट वाली वो बहुत रेयर केस है कि इस तरह की एंट्री आ जाए। ठीक है, उसके बाद है टू बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर पेमेंट कम की गई है, ज़्यादा करके क्या होता है पेमेंट जो होती है वो कम होती है। ठीक है, तो उसमें ये एंट्री आपने करनी है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट फॉर प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। ठीक है, अगर रियलाइजेशन के ऊपर किसी प्रकार का कोई लाभ होता है तो उसके लिए हम एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। इसके नेक्स्ट है फॉर लॉस ऑन रियलाइजेशन। अगर रियलाइजेशन के ऊपर लॉस होता है तो क्या करेंगे, तो जो प्रॉफिट वाली एंट्री थी बिल्कुल उसके उलट एंट्री हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। क्या बनेगी, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद है फॉर ट्रांसफरिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है जब उसका हस्तांतरण किया जाता है तो उसके लिए एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास 11th फॉर ट्रांसफरिंग इक्विटी शेयर कैपिटल एंड एकमुलेटेड प्रॉफिट। तो इसके लिए एंट्री आएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट डेबिट डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट सरप्लस अकाउंट डेबिट एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपने सारी की सारी आइटम लिखनी है, आपको जो क्वेश्चन में आइटम दी गई है आपने उसी के बारे में लिखना है। उसके नेक्स्ट एंट्री आएगी हमारे पास फॉर ट्रांसफरिंग अकमुलेटेड लॉसेज एंड एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। तो इसके लिए एंट्री आएगी इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू सरप्लस अकाउंट डेबिट बैलेंस, अगर डेबिट में दिया गया हो तब, टू डिस्काउंट और एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, शेयर या डिबेंचर के ऊपर किसी प्रकार का डिस्काउंट या एक्सपेंस किया गया है, कोई खर्च किया गया है, तो उसकी एंट्री आपने करनी है यहाँ पे क्रेडिट में। टू अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट। नेक्स्ट है फॉर पेइंग शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर है उनको पेमेंट करनी है तो उसके लिए एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर बैंक के द्वारा पेमेंट की गई है तब, अगर शेयर्स दिए गए हैं तो एंट्री आएगी टू शेयर्स इन एक्वायरर कंपनी अकाउंट। तो आपने ये वाली एंट्री जो है अच्छी तरह से लर्न कर लेनी है, इनको याद भी कर लेना है। ठीक है, क्योंकि आपको ये एंट्रीज आती होंगी तभी आप न्यूमेरिकल कर पाओगे, नहीं तो न्यूमेरिकल करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा।